हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, हम लेकर आ गए हैं चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो इस चैप्टर का खासियत क्या है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, बस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझना है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना है। ठीक है, फिर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज चैप्टर में हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और आपको पहले से यदि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं फिर भी देखिए, क्योंकि आज एक अलग ही लेवल में आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आज क्या आने वाला है, आज फील आने वाला है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का। लगेगा कि हाँ चैप्टर पढ़े हैं हम, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए, तो आपको करना क्या है, आपको बस यदि कोई भी चैप्टर में डाउट हो या कहीं भी कोई भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में, यह चैनल आप लोगों का है, हमारा नहीं है। आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बिना आपको बोर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो आज हम लेकर आए हैं। चलिए, तो मेटल एंड नॉन मेटल। तो यार मेटल नॉन मेटल से आप आसपास बहुत घिरे हुए हो। मेटल क्या है, आप जो हाथ में ब्रासलेट पहनते हो वो भी तो एक मेटल है। ठीक है, और क्या, घर में जितना सारा बर्तन होता है हमारा, उनमें से अधिकांशतः मेटल होता है। जरूरी नहीं कि सब मेटल ही हो, कुछ कुछ आयरन का बर्तन होता है। चलिए, रॉड देखे होंगे, यानी हमारे आसपास मेटल नॉन मेटल भरा पड़ा है। कार्बन का रॉड देखते होंगे। फिर हमारे पास और क्या है मेटल नॉन मेटल में, आपको एग्जांपल देके समझाएंगे अच्छे से, लेकिन पहले हम बताते हैं कि ये चैप्टर आया क्यों। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम बताते हैं कहां से चैप्टर आया। तो जितना भी हमारा मैटर होता है, हमारा जितना भी मैटर होता है, मैटर जितना भी क्या मैटर हमारे क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि मैटर हमारे आसपास के सराउंडिंग वो सारे ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोलते हैं जिसके पास मास हो और थोड़ा वजन हो। उसी वजन या मास तो एक ही हुआ ना, जिसके पास वजन हो और क्या हो, जो स्पेस को घेरता हो, जगह को घेरता हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो यार मैटर में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन हमको पढ़ना है कहाँ मैटर में मेटल नॉन मेटल कहाँ पे आता है वो दिखाने जा रहे हैं। मैटर में दो तरह से बांटा जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड और क्या, मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर। चलिए, तो एलिमेंट में ही हम आता है दो चीज, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। एक और आता है मेटालॉइड, जो आगे पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एलिमेंट दो तरह का होता है, मेटल और नॉन मेटल। यानी जनरली यह टॉपिक आज का हमारा किसके बारे में है, एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ से बेसिक से क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको बताएं, हमारा एलिमेंट प्योर होता है कि इम्प्योर। तो एलिमेंट हमारा प्योर होता है, क्या होता है, प्योर। कंपाउंड प्योर होता है कि इम्प्योर, तो कंपाउंड भी प्योर होता है। अब मिक्सचर तो मिक्स है ही। चलिए, तो समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होता है, प्योर। यानी कि जब एलिमेंट प्योर होता है तो एलिमेंट का दो भाग मेटल नॉन मेटल, ये भी प्योर होगा। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। यानी कि मेटल नॉन मेटल कैसा सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस है। कैसा सबस्टांस, प्योर सबस्टांस। चलिए, एक और बात बताते हैं आपको कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं, तो आपको यहां से दिखाते हैं। जैसे कि एक आयरन का रॉड है, ठीक है, तो आयरन क्या है, आयरन का रॉड है। ये आखिर बना हुआ किस चीज से है, हम तो बोल दिए कि हम मेटल है, क्या है, मेटल है। तो ये बना हुआ किस चीज से है, तो एटम, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है। कोई भी चीज, जितने भी मैटर हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। इससे छोटा और पार्टिकल्स नहीं हो सकता है, एटम है। ठीक है, यानी कि आयरन में आयरन एटम होगा, गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड एटम होगा, सिल्वर में सिल्वर एटम होगा। समझ में आ रहा है।
यानी कि मेटल बोलते किसको हैं, यानी कि मेटल का पहले बेसिक डिफिनेशन समझिए, क्या मेटल बोलते किसको हैं। कोई बोले कि मेटल किसे बोलते हैं, तो बोलिए मेटल एक ऐसा सबस्टांस होता है, ऐसा सबस्टांस होता है जिसके अंदर एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं, एक ही तरह के एटम। देखिए आयरन है तो इसमें आयरन का ही एटम मिलेगा, गोल्ड है तो इसमें सिर्फ गोल्ड का एटम मिलेगा, सिल्वर है तो उसमें सिर्फ सिल्वर का छोटा छोटा एटम मिलेगा। लेकिन अब क्या, अब ऐसा एक एग्जांपल देके दिखाते हैं जो आपको देखने में तो मेटल लगेगा लेकिन मेटल है नहीं। जैसे पीतल, पीतल आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो पीतल क्या होता है, वो प्योरली मेटल नहीं है, वो मेटल नहीं है, वो उसमें पीतल का जो एटम होता है वो एक ही तरह से नहीं अरेंज होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि पीतल है इतना दूर में, तो इसमें क्या बोलिएगा आप कि इसमें सिर्फ पीतल का एटम है, नहीं। पीतल में बना होता है कॉपर के एटम और जिंक के एटम, दो तरह के एटम से पीतल बना होता है। यानी कि इसमें दो तरह के एटम देखने को मिलेगा, दो तरह के एटम से। यानी कि इसी वजह से पीतल हमारा मेटल नहीं होगा, नहीं नॉन मेटल होगा। मेटल या नॉन मेटल वही होगा जो एक ही तरह के एटम से बने हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन हमारा मेटल है कि नॉन मेटल, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, यदि हम यहाँ पे बलून में ऑक्सीजन भर लेते हैं तो क्या होता है, यार टंकी में ऑक्सीजन भरा हुआ है यानी कि उस टंकी में सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम है। समझ में आ गया बात। चलिए कंपाउंड तो आपको पता होगा, जब दो एलिमेंट मिलता है तो एक कंपाउंड बनता है यार, ऐसे CO2 इस तरह से H2O, ये सब क्या है, कंपाउंड। मिक्सचर तो आपको पता ही होगा, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। चलिए ये हमारा हो गया बेसिक, बेसिक समझ में आ गया। एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन बेसिक क्या होता है। अब चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे बात करने से पहले आपको बताएंगे और कुछ दिखाएंगे भी, ठीक है, कि क्या है। तो यार जितने भी एलिमेंट है ना, तो हमारे साइंटिस्ट लोग हमारे सुविधा के लिए जितने भी एलिमेंट है सबका अलग अलग गुण होता है। यानी जितने भी एलिमेंट, यानी बोलने का मतलब बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल है, एक दो नहीं, कितना मेटल और नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल अभी तक 118 खोज हो चुका है। कितना, 118 मेटल और नॉन मेटल मिलाकर खोज हो चुका है। तो यार 118 का बहुत अलग अलग गुण होता है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग क्या किए कि इस 118 को कुछ अच्छे से ग्रुप में सजा दिए, ठीक है, कुछ अच्छा तरह से सजा दिए जिससे पढ़ने में आसानी हो। और उस ग्रुप या उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। आपको दिखाना चाहेंगे पीरियोडिक टेबल हमारा इस तरह है, देखिए इस तरह वो पीरियोडिक टेबल है। 118 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखिए 118 तक लास्ट है यहाँ पे 118, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग बुक में आपको मिल सकता है 115, 114 इस तरह से, लेकिन हम यहाँ पे 118 लिखे हैं, 118 पे ही बात करेंगे। तो देखिए इस तरह से है। तो इस तरह में इतना में क्या क्या है, तो ये सारा हमारा एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है, यानी कि सब प्योर है, सब एक ही तरह के एटम से बना है। चलिए तो और बात और आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन। तो इस सारे में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो इसमें मेटल कितना और नॉन मेटल कितना है 118 में। तो देखिए 118 में बोला जाता है कि 95 जो हमारा है वो हमारा मेटल है, इसमें जो हमारा 95 है वो हमारा क्या है, मेटल। देखिए ज्यादातर जो ग्रीन जैसा दिख रहा है वो सब मेटल है, ये सारा मेटल, ये सारा मेटल, सब मेटल है। और नॉन मेटल कितना है, तो नॉन मेटल बोला जाता है कि 17 हमारा क्या है, नॉन मेटल। 17 जो हमारा है वह क्या है, नॉन मेटल है। हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल में, हम पहले तो बात समझिए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीन चीज बताए हैं आपको, लेकिन अभी आपको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में सजाया हुआ है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड 118 होते हैं, 95 मेटल, 17 होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो अब बात आ गया कि ये तो समझ में आ चुका है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम इसी मेटल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, जनरल आइडिया लगाएंगे कि जितने भी मेटल होते हैं उनका गुण क्या होता है, जितने भी ये 17 नॉन मेटल है इनका गुण क्या होता है, तो उनका प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे एक डाटा भी लिखे हैं, यही समझाएंगे आपको। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे क्या आपको समझाना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कभी कभी कि अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के नीचे ज्यादातर पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन है।
तो यार अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है हमारा एल्यूमिनियम। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? तो 8.3%। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। 8.3% एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में मिलता है और 46% जो हमारा है वो मिलता है ऑक्सीजन और नॉन मेटल। कोई पूछे कि नॉन मेटल में सबसे ज्यादा कौन मिलता है तो बोलना कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है 46%। ठीक है, तो यह जनरल आपको आइडिया आ गया। चलिए अब हम अपना चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ मेटल नॉन मेटल अब स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है अभी तक। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट मीन्स बाहर से देखने में कैसा कैसा लगता है। ठीक है, तो जितना भी आप देख लीजिए, यहाँ पे हम मेटल के बारे में यहाँ पे मेटल के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हम नॉन मेटल के लिए लिखेंगे। तो यानी मेटल को आप देखिएगा, मेटल को जनरली देखिएगा, आपको मेटल मिले 118 में से मेटल कितना था? 95 मेटल था। तो उस 95 में से ज्यादातर क्या 94 जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है। 95 में से 94 क्या होता है? 94/95 हमारा क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, तो भाई एक और कौन बच गया? तो एक हमारा बच गया, वो होता है लिक्विड। और वो लिक्विड कौन होता है? तो उसका नाम है Hg यानी कि मरकरी। मरकरी। ठीक है, एक हमारा लिक्विड होता है 95। इसीलिए बोलते हैं कि मेटल आर जनरली सॉलिड। एक्सेप्शन में बोलते हैं मरकरी होता है जो एक आके क्या होता है? लिक्विड होता है। नॉन मेटल क्या होता है यार? तो नॉन मेटल जनरली क्या होता है? तुमको ज्यादातर सॉलिड देखने को मिलेगा, सॉलिड देखने को मिलेगा, फिर गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर सॉलिड और गैस। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसमें भी एक ऐसा 17 होता है ना, 17 नॉन मेटल होता है। तो 17 में से जो 16 होगा, इन दोनों मिला के 16 होगा। एक और कौन बच गया? तो एक और है ब्रोमीन। ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। चलिए तो ये समझ में आ गया कि आपको याद रखना है एक्सेप्शन वगैरह कि कौन क्या है। चलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल का जनरली जो होता है वह हाई होता है। क्या होता है? हाई। और जो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। लेकिन हर चीज में कोई ना कोई बाधा तो आता ही है, तो इसमें भी एक बाधा आ गया कि मेटल जितने भी हैं उस सब मेटल का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यानी 95 मेटल में से ज्यादातर यानी कि 93 या 94 यानी 92 का बोल लीजिए, 92 जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन 2-3 ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, लो ही होता है। वो कौन है? तो हमारे हो गया सोडियम और पोटेशियम और गैलियम। सोडियम, पोटेशियम और गैलियम, ये सब हमारे इस तरह के हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मेटल है फिर भी इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसमें सीजियम भी ले सकते हैं। चलिए और हमारा आ गया क्या? इसमें आ गए नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। लेकिन इसमें भी बात कर ले अपवाद में, एक्सेप्शन में, तो ग्रेफाइट जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड। देखिए नॉन मेटल है, ग्रेफाइट और डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा हीट दीजिएगा तब जाके ग्रेफाइट पिघलना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी कैसे समझाएं आपको? हाँ, डेंसिटी आप क्लास 9th में शायद पढ़े हुए होंगे। क्लास 9th कौन पढ़ा है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास 9th नहीं पढ़े हैं तो ठीक है। क्लास 9th कौन पढ़ता है? सही बात है, क्लास 9th में डेंसिटी पढ़ना था। डेंसिटी क्या होता है? तो यार फॉर्मूला बता देंगे, समझ में आएगा नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। नहीं समझ में आया ना? पता था हमको कि नहीं समझ में आएगा। चलिए तो समझाने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। चलिए ये जो हमारा है क्यूब का जैसा दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे मतलब सेम टू सेम साइज का हम एक गोल्ड लेते हैं। ठीक है, गोल्ड ले लिए और सेम टू सेम साइज का क्या लिए? हम सेम टू सेम साइज का, सेम टू सेम इसी साइज का क्या लिए? वुड लिए।
गोल्ड इतना, या आयरन ले लिए सेम टू सेम ऐसा, और ऐसा ही एक वुड ले लिए लकड़ी का ऐसा बनाया हुआ, तो दोनों हाथ पे रखिए, कौन ज्यादा भारी होगा? ये ज्यादा भारी होगा, ये भारी हुआ ना। दोनों एक ही जगह, इतना ही जगह में लकड़ी भी है और इतना ही जगह में आयरन भी है, लेकिन ज्यादा मटेरियल किसमें प्रेजेंट है? इतना ही वॉल्यूम में आयरन में ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट है, यही वजह से ज्यादा भारी लगता है। और यह लकड़ी इतना मटेरियल में बहुत कम वजन है, इसलिए हल्का लगता है। तो आयरन का क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा हो गया। समझ में आया बात है? डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो डेंसिटी मेटल का जनरली क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। मेटल का डेंसिटी जो होता है हाई होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? हाईएस्ट किसका होता है सबसे ज्यादा डेंसिटी? तो यार मरकरी जो Hg है ना हमारा, ये इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होता है। इसके बारे में फैक्ट है कि आप यदि मरकरी लेते हैं एक ग्लास में या कहीं भी कुछ में मरकरी लेते हैं, ठीक है, कोई बाउल में मरकरी ले लिए और उसमें आयरन का ऊपर से कुछ डालिएगा, नट या वोल्ट, तो वो तैरने लगेगा। मरकरी लिक्विड है लेकिन लिक्विड के अंदर डूबेगा नहीं। आप मरकरी, सपोज कीजिए कि आप मरकरी लिक्विड होता है ना, हाँ मरकरी लिक्विड होता है, तो मरकरी को क्या कीजिए, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप मरकरी के एक तालाब बना लिए, उसमें कूद गए, तो आप डूबिएगा नहीं, लिक्विड है, उस पर चलिएगा ऐसे जैसे चलते हैं ना रोड पे, उस तरह से चलिएगा, डूबिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी का मतलब एक तरह से और समझ सकते हैं गाढ़ापन। लिक्विड का डेंसिटी का मतलब गाढ़ापन। पानी का डेंसिटी ज्यादा या दूध का? दूध ज्यादा गाढ़ा, यानी कि उसमें ज्यादा डेंसिटी, पानी कम गाढ़ा, उसमें कम डेंसिटी। तो गाढ़ापन से आप समझ सकते हैं डेंसिटी। समझ में आ गया? चलिए, अब क्या है, नॉन मेटल का जो डेंसिटी होता है वो हमारा जनरली लो होता है। नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होता है? लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। अब इसमें आ जाता है डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी में क्या होता है? मेलिएबल होता किसको बोलते हैं यार? मेलिएबल बहुत सिंपल चीज है। यदि किसी चीज को हथौड़े से पीटा जाए और वह चादर जैसा फैलने लगे, उसी को बोलते हैं मेलिएबल, ठीक है। आपको कांच दें और बोले कि ये मेलिएबल है कि नहीं, हथौड़ा से पीट के देखिए, फूट जाएगा, नहीं फैलेगा, यानी कि कांच मेलिएबल नहीं है। लोहा देते हैं आपको, उसको गर्म कीजिए, हथौड़ा से पीटिए, फैल जाएगा, यानी वो क्या है? मेलिएबल है। चांदी देते हैं आपको, तो सुनार लोग गर्म करके लोहा हथौड़ा से पीट पीट करके उसको फैला देता है, ज्वेलरीज बनाता है। तो आयरन गोल्ड सिल्वर ये सब हमारा मेलिएबल हुआ, लेकिन वहीं पे हमारा जो ग्लास हुआ वो मेलिएबल नहीं हुआ। या नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या? कार्बन आपको दे, कार्बन का रॉड, उसको हथौड़ा से मारिए, वो क्या होगा? वो हथौड़ा से मारने पे वो चौड़ा नहीं होगा, उसका हम चादर नहीं बना सकते हैं, सीट में बदल नहीं सकते हैं। तो मेटल आर जनरली मेलिएबल होता है और इमेलिएबल नहीं होता है। मेटल जितना भी होता है सब मेलिएबल नहीं होता है, कुछ कुछ अपवाद में, एक्सेप्शन में आना ही आना है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम ले लीजिए, ठीक है। और नॉन मेटल में क्या है? मेलिएबल, नॉन मेटल जनरली मेलिएबल नहीं होता है। बस इसी तरह से आपको समझना है, ठीक है। डक्टिलिटी पे बात कर लेते हैं। तो यार डक्टिलिटी का मतलब किसी भी चीज को यदि हम तार के रूप में बना सकते हैं तो हमारा डक्टिलिटी बोला जाएगा कि वो उसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम आपको क्या दिए? कॉपर दिए, बोले कि इसका तार बन जाएगा, तो हाँ तार बन जाएगा, ठीक है। तो तार बन जाएगा, इसका मतलब कॉपर में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि उससे हम तार बना सके, उसको खींच खींच के तार बनाया जा सके। तो मेटल के पास डक्टिलिटी होता है, नॉन मेटल के पास डक्टिलिटी नहीं होता है। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसके पास होता है? हाईएस्ट डक्टिलिटी किसके पास होता है? तो यार वो गोल्ड के पास होता है। गोल्ड कैसे? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा, ठीक है। यहां से तुम्हारे घर तक 2 किलोमीटर नहीं, चलिए 2 किलोमीटर अगर डिस्टेंस होगा तो वहां तक पहुंच जाएगा 1 ग्राम गोल्ड में, ठीक है। बहुत महंगा आता है 1 ग्राम गोल्ड वैसे। और इसमें डक्टिलिटी क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखते हैं। जनरली हम केस लेकर चल रहे हैं, एक आध दो ऐसा होता है जो एक्सेप्शन आना ही आना है। केमिस्ट्री ज्यादा एक्सेप्शन का ही खेल है। जितना डाटा आपको याद है केमिस्ट्री में उतना ही आप तेज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यार मेटल जितना भी होगा उसमें से लाइन तो पास करेगा ही, करंट पास करेगा ही, और नॉन मेटल से करंट पास नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक नॉन मेटल ऐसा है जिससे करंट पास करता है, वो है हमारा ग्रेफाइट।
वो है हमारा ग्रेफाइट। क्या सारे नॉन मेटल से करंट पास करता है? तो जनरली इसमें भी आ सकता है एक्सेप्शन। तो इसमें यार जनरली एक्सेप्शन वगैरह तो कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी टंगस्टन टंगस्टन एक ऐसा होता है जिसमें बहुत जो करंट होता है बहुत धीमे धीमे जाता है, बहुत धीमे धीमे जाता है। जाता तो है लेकिन एक्चुअली जाता है, लेकिन बहुत धीमे धीमे जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल को ऐसे में थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब एक रॉड लिए, यहाँ पे लाइटर से हीट कर रहे हैं और फिर 5 मिनट बाद यहाँ छुएंगे तो गर्म महसूस होगा, जरूर होगा। यानी कि जितने भी मेटल होता है वह थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है और नॉन मेटल थर्मल कंडक्टिविटी को शो नहीं करता है। लस्टर पे बात कर लेते हैं। लस्टर पे यानी चमक पे, लस्टर मीन्स चमक। क्या मेटल के पास चमक होता है? हाँ, सारा मेटल के पास चमक होता है। क्या नॉन मेटल के पास चमक होता है? नहीं, नॉन मेटल के पास चमक नहीं होता है। कार्बन रॉड, सल्फर, कार्बन रॉड हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब हमारा क्या है? नॉन मेटल। इसके पास चमक नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक आयोडीन ऐसा आ जाता है या जिसके पास चमक होता है। नॉन मेटल है फिर भी इसके पास क्या होता है? चमक होता है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है। हाँ, हार्डनेस पे बात कर लेते हैं। तो हार्डनेस जो जनरली मेटल वेरी हार्ड होता है, मेटल वेरी हार्ड, जितना भी मेटल आप देखें बहुत हार्ड होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं आयरन बहुत हार्ड होता है, सिल्वर हार्ड होता है, सब तो हार्ड ही होता है यार। लेकिन आप एक चीज, आपको अपवाद में हर चीज में रुकावट आता ही है, तो इसमें भी रुकावट आ गया, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं। किससे? नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम लीजिए, उसको आप नाइफ से ऐसे कीजिए, कट जाएगा। और हार्डनेस पे बात कर लेते हैं इधर। तो एज हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, इसी वजह से हम इसको क्रॉस कर दिए कि हार्ड नहीं होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट ही होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी अपवाद क्या आ जाएगा? तो यार डायमंड सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस माना जाता है डायमंड को। अभी तक जो कोई पूछे कि सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस, तो डायमंड, ठीक है। बात कर लेते हैं सोनोरियस का। सोनोरियस का मतलब होता है क्या? तो सोनोरियस का मतलब होता है आवाज करना, गूंजना। यानी कि हमारा स्कूल में जो बेल लगा हुआ होता था वो किस चीज का? वो मेटल का। किस मेटल का? तो आयरन का जनरली होता था, आयरन का होता था। उस पे हम ऐसे ऐसे मारते थे तो क्या होता था? आवाज आता है, ठीक है, उससे आवाज आता है। यानी मेटल को आप किसी चीज से मारिएगा तो उससे आवाज निकलेगा। तो मेटल सोनोरियस होता है, लेकिन नॉन मेटल सोनोरियस नहीं होता है। नॉन मेटल पे कितना हो मारिए ढब ढब करेगा, आवाज नहीं आएगा। मेटल से टन टन आवाज आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मंदिर का घंटा इमेजिन कर लीजिए। ब्रिटलिटी मींस क्या? ब्रिटलिटी मींस कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम उस पे हैमर से हैमरिंग कर रहे हैं, हथौड़ा चला रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है? वह बिखर जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है दम, पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल्स में। उसको बोलते हैं ब्रिटल, क्षण भंगुर होना, ठीक है। ब्रिटलिटी का मतलब भंगुरता। तो ब्रिटलिटी का मतलब भंगुरता होता है। तो इसका मतलब और क्या हो सकता है कि यदि हम आपको शीशा दिए, कांच, बोले कि इस ब्रिटलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो आप हथौड़ा लीजिए, उस पर मारिए, पूरा चकनाचूर हो गया, तो बोलेंगे कि हाँ यह ब्रिटलिटी शो करता है। हम दिए आपको लोहा, हम दिए आपको सिल्वर, हम दिए आपको क्या? कॉपर, बोले ब्रिटलिटी शो करता है, कितना भी मारिए वह क्या होगा? हाँ, एक दो पार्ट अलग हो सकता है, लेकिन पूरा चकनाचूर नहीं होगा। यही वजह से जो हमारा मेटल होता है वो हमारा क्या होता है? ब्रिटलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटल ब्रिटलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। एटॉमिसिटी की बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी क्या है? तो ये नया टर्म आप सुन रहे होंगे, एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या है यार? देखिए, तो सिंपल बात है एटॉमिसिटी का कि कोई अकेले रहेगा या ग्रुप में रहेगा। सिंपल बात यही है कि कोई अकेले रहेगा या ग्रुप में रहेगा, इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। यदि कोई सिंगल ही रहता है, तो यदि कोई सिंगल है तो उसको बोलते हैं कि वह क्या है? मोनो एटॉमिक है। और यदि सिंगल नहीं है, सिंगल से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। तो इस समझते हैं, सिर्फ अभी बताए हैं। तो जो जनरली जो हमारा मेटल होता है वह मोनो एटॉमिक होता है। मोनो एटॉमिक याद रखना है। मोनो एटॉमिक बता रहे हैं क्यों होता है? ये होता है पॉली एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, देखिए मोनोएटॉमिक का मतलब जितना भी हमारा मेटल मिलेगा, हमारा सिंगल मिलेगा, Na मिलेगा, Na2 कभी नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा आयरन तो Fe मिलेगा, Fe2 लिखा हुआ सिंगल कहीं नहीं मिलेगा।
हाँ मिलेगा, कंपाउंड में मिलेगा, लेकिन सिंगल कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। Fe2 या Fe3 एक साथ मिलेगा, कहीं भी मिलेगा तो और क्या, लिथियम, लिथियम मेटल है तो लिथियम Li2 ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा जो ये सब हो गया, ये इसी को बोलते हैं मोनो एटॉमिक, जो सिंगल एग्जिस्ट करे उसी को क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। यार यदि आपको मेटल नॉन मेटल पहचानने अभी भी नहीं आता है तो बस एक ट्रिक है छोटा सा, जनरली सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन जनरली आप कंफ्यूज होइएगा तो आपको पता चल जाएगा। यम लगा हो, क्या लगा हो, यहाँ पे यम लगा हो तो क्या होता है, मेटल, और जन लगा हो तो क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, जैसे कि सब में लागू नहीं होता, आगे हम बोल दिए, वार्निंग दे दिए कि अब इसी पे डिपेंडेंट मत हो जाइएगा। जनरली मतलब 80% काम करता है। जैसे हम कोई बीच से आपको उठा के पूछ दिया, जैसे हम पीरियोडिक टेबल से उठा के आपको पूछ देते हैं, बीच का कोई यहाँ से उठा के पूछ दिया, इस तरह से, कहाँ गया यार, हाँ बीच से उठा के कोई पूछ दिया, इंडिकम या कैडमियम पूछ दिया, मेटल है कि नॉन मेटल, तो यार कैडमियम के बारे में कुछ नहीं पता है, लास्ट में यम लगा हुआ है ना, हाँ मेटल है। पैलेडियम, हाँ तो मेटल है। टेक्नीटियम, र्यूथेनियम, ये सब क्या है, मोलिबेडेनम, यम लगा है तो मेटल है और जन लगा है तो नॉन मेटल है, पहचाने के तरीका है। तो एटोमिसिटी में यह मोनो एटॉमिक होता है, और पॉली एटॉमिक कौन होता है, नॉन मेटल जितने भी हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक। यानी कभी भी जैसे कि ऑक्सीजन, वो नहीं मिलेगा, मतलब जनरली मिलता है, लेकिन देखिए O2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन गैस कहीं भी देखिएगा तो O2 मिलेगा। किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है तो वहां पे सिंगल O नहीं लिखना होगा, O2 लिखना होगा, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन जो नॉन मेटल है तो पॉली एटॉमिक रहता है, नॉन मेटल जितने भी हैं एक से ज्यादा के साथ रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारा है, N2 मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, O2 N2, बहुत सारा गैस है, जितना भी गैस इस तरह से मिलते हैं। चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन खत्म हुआ यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अब क्या है, अब हम थोड़ा बहुत इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए अच्छे से। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तुरंत पढ़ने जा रहे हैं। यार आपको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नॉर्मल है, तो बनेगा ही बनेगा, किसी भी बुक को उठाइए और सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जरूर बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे अब तक। यार देखिए, अब हम बात करेंगे क्या चीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करने से पहले थोड़ा बहुत इसको यहीं पे होल्ड कर देते हैं, और आपसे हम पूछते हैं कि क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि जितना हम मेटल तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा दिए, चलिए तो इसके बारे में और आगे देखते हैं कि हमारा जो मेटल और नॉन मेटल होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो कि हम चाह रहे हैं कि वो पहले बता दें, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी हो। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बस पहले बेसिक आइडिया आपको बता रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है उसमें बहुत सारे मेटल को एक ऑर्डर में सजाया गया है, ठीक है। उसमें क्या है उसका खासियत कि जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला, और जैसे जैसे नीचे आइएगा वो उसका रिएक्टिंग पावर कम होते जाता है। तो हम चाहते हैं कि पहले आप उस सीरीज को लिख लें, उसके बाद ही हम आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, ठीक है। तो आप उस सीरीज को लिखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं
यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, पूरा लेक्चर में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। चलिए, ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का ट्रिक भी है, कुछ बताते हैं। देखिए ये क्या है, यहां से देखिए पूरा सीरीज को आपको दम याद करना है, यानी किसी भी तरह से आपको याद करना है। हमें नहीं पता कैसे याद होगा, बस याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको याद करना है। केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है। कैसे याद कीजिएगा, यहां से केदारनाथ, यहां से लिख देते हैं केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब फिर यहीं से याद करना है, फिर एच से याद करना है कि हाई कोर्ट है, डबल ए पी आपका, हाई कोर्ट है आपका। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह से याद कीजिए, बस याद हो जाना चाहिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और फिर यहीं से हाई कोर्ट है, डबल ए पी आपका, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अपना, मेटल और नॉन मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। अब समझने लायक हो गए हैं आप कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अब समझ में आएगा। आपको बता दें कि ऊपर से नीचे आइएगा तो रिएक्टिविटी पावर घटेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है पोटेशियम, जैसे जैसे नीचे आइएगा पावर घटते जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डिस्कस कर लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पहला देखते हैं, तो पहला हम देखेंगे क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसा होता है मेटल और नॉन मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिर्फ नॉन मेटल लिख दिए, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यार केमिकल प्रॉपर्टीज पहला में क्या हम बोले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखना है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जनरली बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे लिखें कि यदि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है, वो बहुत सिंपल है, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और वही अगर इधर हम बात कर लें कि जो हमारा नॉन मेटल है, जो हमारा नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। सिंपल तो है यार, इसको याद रखने में क्या आपको परेशानी है। नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन अब जरूरत पड़ेगा किसका, आपको जरूरत पड़ेगा अब एग्जाम्पल्स का, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना होगा। तो मेटल में क्या ले लें, कुछ भी ले लीजिए। मेटल तो इतना सारा सब क्या है, ये सब मेटल है, जितना भी इसमें है सब मेटल है। तो इसमें से किसका एग्जाम्पल ले लें, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, Mg ले सकते हैं,
सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम, कुछ भी लेते हैं। चलिए सोडियम लेते हैं आपके लिए, सोडियम लेते हैं प्लस ऑक्सीजन ले, वो लिखे कि O2 लिखे? O2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉन मेटल कभी भी मोनोएटॉमिक नहीं पॉलीएटॉमिक लिखाता है, यानी O2 हमेशा रहेगा क्या? O2 में। तो जब सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, कौन कौन रिएक्शन कर रहा है? सोडियम और ऑक्सीजन। तो जब भी इसका बनेगा क्या? सोडियम ऑक्साइड Na2O। जिसको ये समझ में नहीं आया कि Na2O कैसे हो गया, तो उसके लिए हम समझाते हैं। ये चैप्टर जनरली पीछे ही पढ़ना था, वो फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए कैसे हुआ, तो एक बार समझा देते हैं, फिर आगे खुद से समझिएगा। जब जिस चीज का रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे कि Mg और O2, यहाँ पे और क्या NaMg और ले लेते हैं, क्या यहाँ पे दूसरा मेटल ले लेते हैं AlO2। तो यार देखिए, जब भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हर बार ऐसा नहीं कर देंगे Mg2O देखकर, नहीं। सबके लिए क्या ट्रिक क्या है, या सबके लिए लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ आपको क्या याद होना चाहिए? तो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? यदि ये भी नहीं पता है तो यार कम से कम कुछ इतना का वैलेंसी याद कर लीजिए। कहीं से खोज कर, ये गूगल पे सर्च करके इस सब का वैलेंसी आपको मिल जाएगा। वैलेंसी ऑफ मेटल नॉन मेटल याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है, इसका वैलेंसी जो होता है, हम वैसे सिखाएंगे इसी चैप्टर में, आगे सिखा देंगे वैलेंसी निकालने के लिए, चिंता का बात नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे। और मैग्नीशियम का भी वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। तो 2 को उड़ा दो, क्या बचेगा? सिर्फ MgO। ठीक है, सिर्फ MgO। और यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो इसका वैलेंसी इसके नीचे। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो इसका वैलेंसी इसके नीचे। तो Al2O3 इस तरह से लिखते हैं। समझ में आ गया? इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम सोडियम ऑक्साइड, सब मेटल का ऑक्साइड बना यार। लेकिन नॉन मेटल में क्या बात है कि नॉन मेटल कार्बन नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना यार? नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझाते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, कार्बन का वैलेंसी 4। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ से इसको काट सकते हैं 2 बार में, इसी वजह से CO2 होता है, CO2। C2O4 लिखे, वो भी कोई गलत नहीं है। फिर H+O2, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये भी बनाता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए। ये जनरली हमारा सब क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। ये जनरली हमारा क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यार ये सब जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये सब हमारा जो मेटल ऑक्साइड है, ये सब हमारा जो मेटल ऑक्साइड है, इसका कुछ गुण होता है। मेटल ऑक्साइड का कुछ खास गुण होता है। वह गुण क्या है कि ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसके बारे में आपको पता करना होगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है। पहला बात कि यह इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, इनसॉल्युबल इन H2O। लेकिन ये वाला जो होता है, ये सब सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन H2O। क्या बताएं कि जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होता है वह जनरली इनसॉल्युबल इन H2O होता है, लेकिन जो हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वह सॉल्युबल इन H2O होता है। लेकिन हर बार आपको पता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन अपवाद में आता ही आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जितना भी मेटल का ऑक्साइड बनता है सब वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नहीं घुलता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, क्या? जो मेटल का ऑक्साइड तो है लेकिन वाटर में घुल जाता है, वो है सोडियम का ऑक्साइड। यही यहाँ पे भार देता है इसको, Na2O। फिर पोटेशियम का K2O, इसका ऑक्साइड Na2O और K2O हमारा ऐसा होता है जो इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर होता है। चलिए, अब ये जो हमारा हो गया, इस ये वाला ऑक्साइड, ये सब हमारा क्या होता है? सॉल्युबल इन H2O। लेकिन कुछ ऐसा होता है, आगे बात कर लेते हैं किस पे, आगे जनरली आपको ऐसा ही केस देखने को मिलेगा। अब यार देखिए, जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होता है वह एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसके लिए क्या आप जानिएगा कि हमारा जो इसका जो ऑक्साइड होता है वह बेसिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड यानी कि जितना भी मेटल का ऑक्साइड बनता है वह कैसा नेचर में कैसा होता है? नेचर में वह कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, उसका एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, आपका हो जाएगा उसके एग्जाम्पल में।
लिख लीजिए, इसमें हमारा हो जाएगा क्या, Cr प्लस O2 Mn प्लस O2। Cr प्लस O2 जितना भी मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, लेकिन एक क्रोमियम होता है Cr, क्रोमियम का ऑक्साइड, इसका दिया हुआ एग्जांपल में क्या, CrO3, और एक होता है Mn का ऑक्साइड MnO7। MnO7, तो ये दोनों यार ऐसा ऑक्साइड होता है जो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। जितना भी मेटल का ऑक्साइड सब होता है बेसिक है, लेकिन जो इन दोनों का ऑक्साइड बनता है, इन दोनों का ऑक्साइड एक्सेप्शन में आपको याद रखना होगा कि कौन एसिडिक होता है और कौन बेसिक होता है। तो इधर का बात कर लेते हैं कि इसका ऑक्साइड कैसा होता है। तो इसका ऑक्साइड यार एसिडिक होता है। जनरली इसका ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। कौन कौन ऑक्साइड, तो जनरली हमारा जितना भी ऑक्साइड इधर है दिख रहा है आपको, SO2 एसिडिक ऑक्साइड में क्या आ गया, SO2 आ गया। फिर इसका एग्जांपल में आ गया CO2 और NO2, ये सब हमारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड में आ जाता है। ठीक है, ये सब बना कैसे, तो S प्लस O2 C प्लस O2, ठीक है, इस तरह से बना। ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड में आ गया। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है यार, कि एक्सेप्शन क्या है इसमें, कि जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है सब एसिडिक इन नेचर होता है, जैसे कि ये लेकिन कुछ ऐसा नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है जो एसिडिक नहीं होता है ना बेसिक होता है, और न्यूट्रल ऑक्साइड उसको बोलते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन होता है, तो H2O हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है यार, तो जैसे कि हम बताएं C प्लस O2 CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी यही रिएक्शन होता है C प्लस O2, लेकिन CO बन जाता है। कैसे, आखिर कैसे, यहाँ पे लिखना होता है रिएक्शन में इनसफिशिएंट एयर। जब कार्बन को इनसफिशिएंट एयर में जलाया जाता है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। चलिए ये समझ में आ गया कि इसका ऑक्साइड एसिडिक होता है जनरली, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ये सारा इसमें बेसिक ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन में आ जाता है एसिडिक ऑक्साइड। ये दोनों ये जनरली इनसोल्यूबल इन H2O, लेकिन कुछ दोनों होता है जो सोल्यूबल इन H2O। और यह जनरली जितना होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। और फिर इसको इस सबको यदि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जितना भी, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यहाँ पे इधर मिटाएं, इधर इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप एसिड बेसिस एंड साल्ट यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या, कि जब एसिड या ब्लू लिटमस को रेड करता है, देखिए ब्लू को क्या करता है, रेड, और यह क्या करता है, रेड को ब्लू, रेड को ब्लू। यानी कि जो बेस होता है हमारा, बेस होता है वह रेड को क्या कर देता है, ब्लू, और जो एसिड होता है वह ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। रेड लिटमस ब्लू, और ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड। चलिए, तो जनरली इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमको बता दिए, आगे देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। जितना था वो देख लिए, चर्चा कर लिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या वो क्वेश्चन है हमारा, क्या कि क्या सभी हमारा, क्या सभी मेटल जो होते हैं या जो सब ऑक्सीजन के साथ एक ही जैसा रिएक्शन करते हैं, तो आंसर होगा कि नहीं, सब एक जैसा रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं, कोई को करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आपको बताते हैं कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता है। तो यार आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि ये वाला नीचे जो सबसे कम रिएक्टिव है, AgAU, ये दोनों ऐसा है जो O2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और ये दोनों ऐसा है जो O2 के साथ फास्ट रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। और देखिए किसका रिएक्शन और क्या होता है इसमें, जो आयरन होता है इसका रिएक्शन O2 के साथ थोड़ा सा स्लो होता है। यानी कि सब एक जैसा रिएक्शन नहीं करता है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है उसका रिएक्शन उतना फास्ट, जो कम रिएक्टिव है उसका रिएक्शन स्लो होता है। तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, और आगे बात करते हैं किसके बारे में, रिएक्शन विथ वाटर के बारे में। दूसरा हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे रिएक्शन विथ वाटर। कैमरा चेक कर लेते हैं। हाँ, रिएक्शन विथ वाटर।
तो यार वाटर के साथ रिएक्शन, अब यहाँ पे समझिए, यही चीज को समझाना चाह रहे थे। इसको हम साफ साफ यहाँ पे लिख लेते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, AU AG और PT, ये लिख लिए। अब समझिए यहाँ पे, तो रिएक्शन विथ वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यार जनरली जो हमारा होता है कि यहाँ से PB से इतना जो है, ये नीचे कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना जो कभी भी दे दे कोई कि PB प्लस H2O बताओ, तो दिमाग नहीं लगाना, बोल देना नो रिएक्शन। इतना में से कोई के वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है अंडर एनी कंडीशन। नो रिएक्शन विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन में इसमें वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आया? चलिए आगे अब इसमें देखिए कि जो बच गया ये दोनों वाटर के साथ, इन दोनों का रिएक्शन कैसे वाटर के साथ होता है, इन दोनों इतने ज्यादा ये सब रिएक्टिव होते हैं कि ठंडा पानी ही दो तो ये रिएक्शन कर जाता है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन ये सब का हो जाता है। और बच गया ये सब किसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये सब जो जनरली किसके साथ रिएक्शन करता है, तो यार ये सब थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसी वजह से इसका रिएक्शन स्टीम के साथ कराना होता है, यानी कि वाटर का जो वेपर स्टीम होता है ना, उसके साथ रिएक्शन करवाना होता है। चलिए तो देखते हैं कि स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन होगा कोल्ड वाटर के साथ। आज जो बीच में हम Mg को छोड़ दिए हैं, तो Mg जो है ना कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ कभी भी मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा, या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो जनरली NCERT बोलता है कि सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन आप विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करिएगा तो वहां पे मिल जाएगा कि हॉट वाटर के साथ भी इसका रिएक्शन होता है। तो जनरली अब जानना क्या है कि यहाँ पे जानना होगा आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि कोई भी जब मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हो, जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मेटल प्लस जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो उस समय हमारा क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलता है, ठीक है। और जब स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। इसको यहां से इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहां तो लिख ही लिए हैं, बस ये आपको पहले ध्यान रखना है। तो यार जनरली देखिए हम इसको बोले कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है इतना ज्यादा, तो इसका रिएक्शन जो होता है कैसे होता है वो दिखा देते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि K प्लस H2O, और यहाँ पे क्या होता है और क्या, Na प्लस H2O दिखाएंगे आपको, फिर दिखाएंगे क्या, Ca प्लस H2O, तीनों का रिएक्शन आपको दिखाएंगे। तो देखिए K प्लस H2O क्या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, तो कोल्ड वाटर, मेटल का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में नहीं पता है तो बता दे, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH। तो देखिए यहाँ से मिलेगा हमको क्या, पहले लिख लेते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, कौन मेटल रिएक्शन कर रहा था, तो पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सोडियम को पानी में डालेंगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा,
और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा CaOH का Hal2। अब जिसको नहीं पता Hal2 कैसे आया उसको भी बताते हैं कैसे आया। चलिए ऐसे होगा इसका रिएक्शन, इस तरह से होगा इसका रिएक्शन। अब थोड़ा सा पहले रिएक्शन पे बात कर लेते हैं, फिर इसका प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यह बनाएगा MgOH का Hal2, MgOH का Hal2, MgOH का Hal2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। और जब यही मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो MgO2 बनाएगा, ठीक है, और MgO बनाएगा और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पे हाँ मैग्नीशियम MgOH का Hal2 और यहाँ पे MgO देगा। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टीम के साथ है, एल्युमिनियम जब स्टीम के साथ यानी कि H2O रहेगा, एल्युमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिख पाए, देखिए लिख लेते हैं पहले, अच्छा से लिखते हैं कैसे इसको देखिएगा। मैग्नीशियम प्लस H2O, कोल्ड वाटर है तो H2O, तो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम क्या बनाता है, तो कोल्ड वाटर के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी कि क्या, MgOH का Hal2। देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोक्साइड OH का वैलेंसी 1 होता है, इसी वजह से MgOH का Hal2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा Mg प्लस H2O, लेकिन H2O कैसा रहेगा इस बार, गैस के फॉर्म में यानी कि स्टीम के फॉर्म में। नीचे लिखना होगा आपको क्या, स्टीम। तो इस समय क्या मिलेगा आपको, जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, 2 2 कैंसिल और मिलेगा यहाँ पे H2 गैस। और AlZnFe, अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, Al प्लस H2O, फिर Zn प्लस H2O और फिर Fe प्लस H2O, इस तरह से। तो एल्युमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड यानी कि Al2O3 प्लस H2 गैस, ZnO प्लस H2 गैस और FeOH का Hal3, Fe2O3 होगा इसका, Fe के साथ रिएक्शन। यहाँ पे हाँ देखिए जिंक का क्या होगा, जिंक का तो होगा यहाँ पे हमारा Zn प्लस H2O, ZnO प्लस H2, सही है। और जो हमारा फिर आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो Fe2O3 लिखिए या FeO लिखिए चलेगा, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड दोनों चलेगा। Fe2O3 ये भी चलेगा, Fe2O3 प्लस H2 गैस ये भी चलेगा। चलिए तो ये हम रिएक्शन लिख दिए, ये सबके साथ कोई रिएक्शन बोल दे, Pb प्लस H2O तो रिएक्शन बोलना है नहीं होगा, Cu प्लस H2O बोलना है रिएक्शन नहीं होगा। हम बोल दिए तो मानिए नहीं कि नहीं होगा, हम बताते हैं कि क्यों नहीं होगा। चलिए बताते हैं कि क्यों नहीं होगा, उसका भी रीजन बताते हैं कि इसका रिएक्शन क्यों नहीं होता है, ऊपर का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, चलिए इतना नोट कर लिए। तो यार देखिए जनरली हम क्या बताएं कि वाटर जो हमारा होता है, 2 चीज होता है वाटर में, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि क्यों रिएक्शन हो। वाटर जो होता है ना 2 चीज में बटा होता है, H और OH में, H और OH में 2 अलग अलग चीज में बटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, Mg है इसका एग्जांपल, Mg प्लस H2O, तो रिएक्शन तो हो रहा है आराम से, Mg प्लस H2O, MgOH दे रहा है, MgOH का Hal2 प्लस में हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्यों दे रहा है यार, तो देखिए मैग्नीशियम H2O को थोड़ा देर के लिए हम क्या बताएं कि HOH रहता है, H और OH, तो मैग्नीशियम क्या बोलता है कि भाई हाइड्रोजन तुम हट जाओ, हमको OH के साथ कंपाउंड बनाना है, हमको OH के साथ मिलना है। तो हाइड्रोजन कहता है कि जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में, यदि तू हमसे मजबूत है,
हमसे ज्यादा पावरफुल है तब हमको हटा दो, यदि हमसे कम पावरफुल है तो हम नहीं हटेंगे। तो ये जाता है मैग्नीशियम यहाँ पे, कहता है कि हम तो यहाँ है ऊपर, हाइड्रोजन नीचे है, तो कहता है मैग्नीशियम कि देखो हाइड्रोजन हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं, ऊपर हैं, तो तुम हटो यहाँ से, हमको रहने दो OH के साथ। तो H हाइड्रोजन हट जाता है और मैग्नीशियम OH के साथ रिएक्शन कर लेता है। सेम टू सेम यहाँ पे होता है K प्लस H2O। तो K प्लस H2O यानी कि हम लिख सकते हैं H2O तो को बोले कि H रहता है और OH रहता है, H रहता है और OH रहता है, तो बना लेता है क्या, KOH प्लस H2। तो देखो कैसे बनता है H2O इस तो पोटेशियम बोलता है कि देखो हाइड्रोजन तुम हट जाओ, हमको रहने दो OH के साथ। तो फिर हर एलिमेंट से, हर मेटल से H यही बोलता है कि जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में, यदि तू हमसे मजबूत है तो हमको हट जाएंगे, यदि कमजोर है तो हम नहीं हटेंगे। तो पोटेशियम कहता है कि हम मजबूत नहीं हैं, सबसे ऊपर हम ही हैं, हम ही मजबूत नहीं हैं। तो देखो सबसे ऊपर यही है। तो हाइड्रोजन कहता है कि जी गलती हो गया, हम हट जाते हैं। तो यह रिएक्शन तुरंत हो जाता है, वेरी फास्ट हो जाता है। तू इतना बड़ा गलती कर दिया, हम इतना हाई रिएक्टिव हैं, सबसे ऊपर हैं, तू ही बोल रहा है कि हम नहीं हटेंगे। चलो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, अब आपको आइडिया आ गया होगा। Pb प्लस H2O लिखें, यानी H2O के थोड़ा देर के लिए हम H और OH लिख लेते हैं, H और OH लिख लेते हैं इस तरह से। तो देखो Pb कहता है कि हाइड्रोजन हट जाओ, हमको रहने दो OH के साथ। तो Pb कहता है, हाइड्रोजन कहता है कि देखो जाके कौन ऊपर है कौन नीचे है कौन मजबूत है। हाइड्रोजन कहता है कि हम ऊपर हैं। अब Pb तू कहाँ है, यहाँ पे इसका रिएक्शन कहाँ पे होगा, हाँ इसका नहीं, यहाँ पे Pb थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ रहा है। Cu को देखिए, Cu को देखिए, तो Cu बोलेगा कि हाइड्रोजन तू हटो, तो हाइड्रोजन कहेगा, यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं ऐसे H और OH के साथ, H और OH के साथ। तो समझाते हैं उसको भी समझाते हैं, ठीक है। देखिए तो Cu कहेगा हाइड्रोजन हटो, तो OH के साथ हमको रहने दो। तो हाइड्रोजन कहेगा कि कैसे हट जाए, ऊपर तो हम हैं, तो कैसे हट जाए, नहीं हटेंगे, मजबूत है तुमसे, तो इसमें रिएक्शन नहीं होता है। यानी कि जनरली Hg कीजिएगा, Hg प्लस H2O, फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्यों रिएक्शन होता है क्यों रिएक्शन नहीं होता है, जनरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तुरंत डिस्कस करते हैं इसका। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो है हमारा रिएक्शन विथ वाटर का। रिएक्शन विथ वाटर का तो हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। हाँ तो एक कॉन्सेप्ट और है, वो है हमारा क्या, वो है हमारा कॉन्सेप्ट एसिड वाला, ठीक है। तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट और क्या है, ठीक है। इसको यहाँ से इधर से थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं। तो यार देखिए ये जो हमारा इन दोनों रिएक्शन के लिए हम यदि बात कर लें, ये दोनों रिएक्शन का हम यदि बात करें, ये दोनों ऐसा रिएक्शन होता है, ये दोनों रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, वेरी एक्सोथर्मिक। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ करता है ना रिएक्शन, तो वेरी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है, पूरा ब्लास्ट होता है, ठीक है। और सोडियम को पानी में डालिएगा तो बहुत ज्यादा हीट निकलता है, ब्लास्ट होता है। ये तो समझ में आ गया कि बहुत क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और देखिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्यों होता है वो भी बताएंगे। जैसे पानी में जब डालिएगा सोडियम और पोटेशियम को तो फ्लोट करेगा, फ्लोट कौन फ्लोट करेगा, तो सोडियम और पोटेशियम पानी में डालते हैं क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, ठीक है, तैरने लगेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब पानी में डालते हैं तो यह तैरना स्टार्ट करता है, और तैरते ही तैरना स्टार्ट करता है। और जब पानी के साथ इसका रिएक्शन होता है तो जब हाइड्रोजन गैस बाहर आने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पानी में तो सोलूबल है नहीं, तो पानी से बाहर निकलने लगता है। जैसे ये देखिए यार, ये है, इसके अंदर हम सोडियम डाल दिए, क्या डाल दिए, सोडियम। पहले पानी डाल दिए, ऊपर से सोडियम डालें,
तो एक धमाका होगा, यहाँ से जोर का धमाका होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही सोडियम को पानी में डालिएगा वह तैरना स्टार्ट करेगा सबसे पहले, उसके बाद वो अपना रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस पानी से बाहर आएगा ऊपर, और ऊपर आने के बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन को कौन मिल जाएगा? ऑक्सीजन। तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो हाइड्रोजन को हीट तो मिल ही गया है रिएक्शन से, क्योंकि वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इससे बहुत हीट निकलता है, और ऑक्सीजन मिल ही गया तो ब्लास्ट होता है। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। चलिए, ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन ऊपर आता है इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे किसका मैकेनिज्म आपको समझाना चाहते हैं? हम आपको मैकेनिज्म इस वाले रिएक्शन का समझाना चाहते हैं, इस वाले रिएक्शन के बारे में। क्या एक्सोथर्मिक होता है? हाँ, एक्सोथर्मिक तो होता है, लेकिन क्या बात है इसमें कि यह लेस एक्सोथर्मिक होता है, इसमें अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम निकलता है। और जब कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो सिंक कर जाता है, तैरता नहीं है, डूब जाता है। पहले फर्स्ट सिंक, पहले डूब जाता है, पहले सिंक करता है, और जब रिएक्शन हो गया ना तो सम टाइम आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद क्या करने लगता है? यह तैरने लगता है। जैसे ही डालिएगा कैल्शियम को पानी में तो क्या करने लगता है? कुछ देर बाद तैरने लगता है। क्या कैल्शियम को डालने से ब्लास्ट होगा? तो नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा, बस नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से इसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। जनरली इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था, और यहाँ से इस सारा रिएक्शन बता दिए कि कौन रिएक्शन करता है, क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। तो जनरली हमारा वाटर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। यदि वाटर से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बना पाइएगा। और एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, और जनरली अब तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उसके बाद, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा एसिड वाला है। तो यार एसिड वाला कॉन्सेप्ट के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, आप तुरंत कर पाइएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को तो हम इरेज कर दिए, लेकिन रिएक्शन विथ एसिड हमको जरूरी है कि क्या हम पढ़ेंगे। तीसरा हम अपना रिएक्शन विथ एसिड बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है रिएक्शन विथ एसिड का। देखिए, तो जनरली जितना भी मेटल होता है, हाँ एक कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गए, उसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए, मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन तो करवा दिए, तो खत्म कर दिए, लेकिन क्या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है? नहीं, नॉन मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। कोई भी नॉन मेटल, जैसे कोई भी नॉन मेटल देखिए, जैसे कैसे, तो जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नॉन मेटल का फास्फोरस या सल्फर प्लस H2O कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉन मेटल प्लस H2O कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बस यही कॉन्सेप्ट से पूरा खत्म हो जाएगा। मेटल प्लस एसिड तो क्या बनेगा? कैसा एसिड? डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज्यादा और एसिड का मात्रा कम। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड साल्ट देता है प्लस H2 गैस देता है। साल्ट प्लस H2 गैस देता है। क्या सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा भी मेटल हो सकता है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे अपना रिएक्टिविटी सीरीज बनाए थे, लेकिन वह इरेज कर दिए गलती से। फिर से बना लेते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है। ठीक है, और हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका AGAUAAPPT। ठीक है, तो जनरली देखिए हम कैसे एसिड के बारे में आज पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ एसिड में कौन कौन एसिड आएगा? मेरा H2SO4 आएगा, फिर क्या आएगा? HCl आएगा। जनरली यही सब एसिड आएगा। यही सब एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मीन्स पतला, पानी जैसा, दम पतला। ठीक है, और कैसे एसिड के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। HNO3 भी एक एसिड है। ठीक है,
नाइट्रिक एसिड है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में अब भी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जनरली कौन कौन एसिड आपको लेना है मेटल एसिड के रिएक्शन करवाते टाइम, यही 2 एसिड इंपॉर्टेंट है, इसी को लेना है। एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन इसी से आएगा जनरली। तो चलिए हम रिएक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं। किसका किसका रिएक्शन करवाएं? तो पहले हम रिएक्शन करवा लेते हैं किसका, जिसका बोलिए इसमें कोई भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कोई का भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम प्लस HCl, फिर क्या करवाते हैं Zn प्लस HCl। तो कैसे रिएक्शन होगा यार, एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, बोलेगा हाइड्रोजन के भाई तू हाइड्रोजन हटो, तो बोलेगा कि हाइड्रोजन कहेगा कि जाके देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हमसे ज्यादा मजबूत है तो हटेंगे, नहीं मजबूत है तो नहीं हटेंगे। तो एल्युमिनियम जाके देखा तो कहा कि देखो तो हम थोड़ा सा इतना ऊपर है, तो एल्युमिनियम कहेगा कि भाई हट जाओ तू मजबूत है, तो AlCl3 बनेगा, इसका वैलेंसी इसके नीचे, इसका वैलेंसी AlCl3 प्लस H2 गैस मिलेगा। ZnCl2 एक इसमें भी इसी मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस मिलेगा। अब 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं, Al प्लस H2SO4 और फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, Zn प्लस H2SO4। चलो तो इसमें भी बात वही है, एल बोलेगा हाइड्रोजन से हटने के लिए तो हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि एल मजबूत है हाइड्रोजन से, तो एल्युमिनियम सल्फेट मिलेगा, एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, और ZnSO4 मिलेगा इसमें, ZnSO4 क्यों, इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 2 कैंसिल, और इसमें फिर से मिलेगा होल H2, इसमें भी मिलेगा H2, Al2SO4 का होल 3 और इसका वैलेंसी 2 होता है तो 2 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मिलेगा ZnSO4 Al2SO3 का होल 4। आगे देखते हैं किसमें, नॉन मेटल के। अब बात है कि नॉन मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो आंसर है कि नहीं, नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीजन वही आ जाएगा, हाइड्रोजन हटवे नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं भाई हम थोड़ा सा ज्यादा, नॉन मेटल से तो ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, जितना भी नॉन मेटल है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, तो इसी वजह से नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कोई आपको चालाकी से दे देगा रिएक्शन ऐसे लिखने के लिए, Cu प्लस HCl रिएक्शन बताओ क्या होगा, तो उसका रिएक्शन होगा क्या, Cu प्लस HCl का रिएक्शन, तो बोलेंगे कि Cu तो हो हटाएगा नहीं H को, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि जनरली आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, पूछना है कि हाइड्रोजन हटेगा कि नहीं, ये बोलेगा मजबूत है तो हटेंगे, नहीं मजबूत है तो नहीं हटेंगे। कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी कि कमजोर है, हाइड्रोजन मजबूत है तो हाइड्रोजन नहीं हटता है। चलिए तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके। और क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है इसी तरह से जो एग्जाम में भी पूछा गया था, और इस तरह से अलग अलग स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। हम HNO3 का बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेटल जो होता है वह डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल जो है डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा। फिर मेटल जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा। मेटल प्लस डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके H2 गैस देगा कि नहीं देगा। तो इसका आंसर है कि इसका आंसर क्या है, नहीं देगा, इसका आंसर देगा, इसका आंसर देगा। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन ये सब रिएक्शन करके देता है। तो क्या अब क्वेश्चन है, क्या जितना भी मेटल है सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो आप बोलिएगा कि हाँ, लेकिन बोले कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आता ही है, यानी कि अपवाद आना ही आना है। तो कौन है वह एक्सेप्शन, कुछ ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हमको देता है, क्या हमको देता है H2 गैस देता है, वो क्या है, तो Mg और Mn दो गो ऐसा है, मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसा है जो रिएक्शन करता है HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए इसका रीजन था क्या, क्वेश्चन था क्या कि क्यों जो HNO3 है वह मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्यों नहीं देता है। और देखिए जनरली ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता भी है ना, जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ तो ये कैसा होना चाहिए,
वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत पतला होना चाहिए। HNO3 जब बहुत 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 पतला होगा तभी यह इसके साथ रिएक्शन करेगा भी, वरना तो इसे तो कोई से करता भी नहीं है। लेकिन इन दोनों से करेगा भी कब, जब ये बहुत पतला होगा तब। लेकिन अब क्वेश्चन है कि HNO3 के साथ और अदर मेटल का रिएक्शन क्यों नहीं होता है। उसमें होता है लेकिन उसमें जो है H2 गैस नहीं मिलता है, H2O मिल जाता है, हाइड्रोजन नहीं मिलता है, वाटर मिल जाता है। देखो क्यों होता है कि जब जैसे कि कोई मेटल है, मेटल है, तो मेटल इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, HNO3 के साथ है। HNO3 के साथ मेटल का क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, H2 गैस मिलेगा, नहीं मिलेगा, H2 नहीं मिलता है, क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। क्यों ऐसा, तो देखो ऐसा नहीं है कि H2 नहीं मिलता है, पहले H2 मिलता है, लेकिन बाद में क्या होता है ना, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसके पास फुल कैपेसिटी हो ऑक्सीजन देने का। तो देखो ये मेटल प्लस HNO3 रिएक्शन करके H2 तो पहले बना लेता है, लेकिन HNO3 जो होता है कहता है कि हमारे पास जितना बोलेगा उतना ऑक्सीजन देंगे। तो H2 के पास क्या भेज देता है, ऑक्सीजन, और H2 के पास ऑक्सीजन आने से क्या बन जाता है, वाटर। तो रीजन यही देना है कि जब कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो H2 ना बन के H2O मिलता है। क्यों, क्योंकि जब हमारा HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह H2 को कन्वर्ट H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्लियर हो गया इसका एसिड का। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। एक हमारा जो लास्ट है वो देख लेते हैं कि वो हमारा लास्ट क्या है, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन क्या होता है, चलिए देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा तुरंत, वो भी 2 मिनट का खेल है। रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। चलिए पहले तो मेटल के ही देखेंगे। साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन तो देखते हैं क्या कि कोई मेटल है A और उसको रिएक्शन करवा रहे हैं साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, मेटल B के साथ। तो रिएक्शन में क्या मिलेगा, रिएक्शन में मिलेगा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ A, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B मिल जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B मिल जाएगा। जल्दी से भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि देखिए हमारा आयरन होता है, Fe होता है, हमारा एक मेटल है, इसको कोई साल्ट सॉल्यूशन CuSO4 में डुबा दीजिए, CuSO4 में डुबा दीजिए, तो यह क्या मिलेगा हमको, यह क्या मिल जाएगा, देखिए Fe बोलेगा Cu के कि तू हटो, तो जाइए रिएक्टिविटी सीरीज में, Fe ऊपर है Cu नीचे है, तो Fe बोलेगा हटने के लिए, तो Cu तो नीचे है कमजोर है, तो Fe हटा देगा Cu को, तो FeSO4 मिल जाएगा और Cu इधर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा में, देखिए Fe क्या क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, यह कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का, और जब E मिलता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, क्या कलर का, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इस तरह से अब देखिए यहाँ पे ले सकते हैं क्या, Zn प्लस Zn, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं Zn प्लस CuSO4। CuSO4 आपको पहले ही बताया क्या होता है, ब्लू होता है, और जब इसका रिएक्शन होगा तो Zn बोलेगा Cu को हटने के लिए, तो Cu को तो हटना होगा, नीचे आता है, तो ZnSO4 होगा प्लस Cu होगा। ये कैसा होता है, तो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि कौन रिएक्शन होगा भी और कौन रिएक्शन नहीं भी होगा। जैसे कि एक हम रिएक्शन आपको दें कि Ag प्लस क्या दें हम, यही ले लेते हैं CuSO4, Ag प्लस CuSO4, तो Ag बोलेगा Cu को हटने के लिए, Ag तो खुद नीचे है, Cu ऊपर है, तो Cu नहीं हटेगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा। ये तो मेटल का था, और नॉन मेटल में भी क्या होता है, सेम यही फिनोमिनन है। नॉन मेटल के लिए देखिए यार, NaBr है, क्या है, NaBr, यह मेटल ब्रोमाइड है, NaBr है, और प्लस Cl2 है। तो
नॉन मेटल जो यहाँ पे ए वाला रिएक्शन करेगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सोल्यूशन, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ साल्ट सोल्यूशन, ये नॉन मेटल है, साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, तो यहाँ पे ये जो है Cl बोलेगा Br को हटने के लिए, यदि Cl ज्यादा रिएक्टिव होगा तो Br को हटा देगा, तो बन जाएगा NaCl प्लस Br2। ज्यादा आप बैलेंस कर लीजिए, जितना भी रिएक्शन है आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। NaCl प्लस Br2, मतलब मेटल नॉन मेटल में सारा कॉन्सेप्ट सारा खेल एक ही होता है। और जनरली इसी के साथ आपका एक और बच गया है यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यूजेज तो आपको पता ही है कि मेटल का यूज कहाँ होता है, मेटल का यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वायर में, कॉइन्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में, फिर से बहुत सारा चीज में यूज होता है। नॉन मेटल का यूज कहाँ होता है, तो यार नॉन मेटल का भी बहुत जगह पे यूज है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, बहुत सारा यूज है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यह लेक्चर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर देते हैं, लेकिन लाइट प्रॉब्लम होने की वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, और उसमें बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जितना भी है, आयंस, एटम, सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।